देखिए हम पाठ पढ़ रहे थे हिमालय की बेटियां, पाठ संख्या 3, जिसको हमने शुरू किया था और नागार्जुन द्वारा, बाबा नागार्जुन द्वारा लिखा हुआ पाठ है, ये निबंध है। और इस निबंध में उन्होंने नदियों के बारे में वर्णन किया है और नदियों से हमारा नाता, रिश्ता, आस्था जोड़ने की कोशिश की है इस निबंध के माध्यम से। नदियों को एक नए स्वरूप में मान्यता दिलवाने की कोशिश की है इस निबंध के माध्यम से। हमने इस निबंध का काफ़ी कुछ अंश पढ़ा था और आज बचा हुआ जो अंश है वह पढ़ेंगे हम। देखिए उस निबंध में क्या पढ़ा था हमने। अंत में इस गद्यांश को देखा था हमने कि समुद्र को उन्होंने पर्वतराज हिमालय का जामाता साबित किया है, जमाई साबित किया है कि हिमालय की 2 बेटियां सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो समुद्र तक जाती है। और ऐसा उसने माना कि देखो कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन 2 बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। इन 2 बेटियों से विवाह हुआ है समुद्र का, और ये हिमालय की बेटियां, इसका मतलब समुद्र का ससुर हो गया हिमालय। मानवीकरण किया नदियों का। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। जिन्होंने नदियों को सिर्फ मैदानी भाग में बहते हुए देखा है तो उनके दिमाग में यह कल्पना शायद ही आ पाए कि वे बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर किस तरह से खेला करती हैं, उछल कूद मचाया करती हैं। मतलब उनका बच्चियों वाला स्वरूप भी है, लेकिन देखा किसने? जिसने हिमालय की तराई में, हिमालय की घाटियों में जाके देखा हो, हिमालय के पहाड़ों पर जाकर देखा हो, उसको पता चले। यहाँ बूढ़ा हिमालय, यहाँ भी एक मानवीकरण किया गया हिमालय का, हिमालय के लिए विशेषण जोड़ा गया बूढ़ा। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। अब लेखक कहता है हालांकि हो सकता है उन पहाड़ी आदमियों को इन नंग धड़ंग अपने माँ बाप की गोद में खेलती हुई नंग धड़ंग बालिकाओं का जो रूप है वह इन पहाड़ों की तरफ इधर रहने वाले लोगों को, आदमियों को आकर्षक न लगे, लुभावना न लगे, क्योंकि वह तो हमेशा हर पल वही दृश्य देखते हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप, लेखक कहता, नागार्जुन कहता है मुझे तो वह रूप, नदियों का वह छोटा रूप, बालिकाओं वाला रूप इतना अच्छा लुभावना प्रतीत हुआ। बालिका क्यों कह रही? क्योंकि वहां पर पहाड़ों से जब नदी का उद्गम होता है तब तो वह छोटे रूप में रहती है और ऊंचे पहाड़ों से गिरती है, तो लेखक को यूं प्रतीत होता है जैसे वे खेलती, उछलती, कूदती निकल रही हैं। तो उसमें उस लेखक ने बालिका का रूप दर्शाया है नदी में। और लेखक कहता है कि मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक ना हो। हिमालय ससुर है क्योंकि उन नदियों के पिता है हिमालय, जहां से नदियां निकलती हैं, इसका मतलब हिमालय पिता है उन नदियों का। और जाति कहाँ है? समुद्र के पास, समुद्र का हाथ थामती है, इसका मतलब समुद्र हिमालय के लिए क्या हुआ? दामाद। दामाद का मतलब होता है जामाता, जिसे जमाई बोलते हैं हम, जामाता, बेटी का पति, दामाद। अब देखिए आगे, कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था। नदियों के बारे में और जानकारी देने के लिए कवि लिखते हैं, कुछ प्रसंग उठाते हैं पुरानी घटनाओं के, पुराने ग्रंथों के। कालिदास एक बहुत बड़े संस्कृत के कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, कालिदास का एक ग्रंथ उसमें से उठाया हुआ एक प्रसंग, कि उनके विरही यक्ष ने एक पात्र उनके नाटक का, उसने मेघदूत से कहा था वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। वेत्रवती नदी जिसे बेतवा नदी कहा जाता है, तो बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। प्रतिदान, प्रतिदान शब्द का मतलब होता है किसी के बदले कोई चीज देना। मतलब कि वह वेत्रवती नदी मेघदूत से प्रेम करती है, उसकी प्रेयसी है, इसलिए मेघदूत को कहा कि तुम भी उसे प्रेम का प्रतिदान देते जाना। तुम्हारी वह प्रेयसी, प्रेयसी मतलब प्रेमिका, प्रेम करने वाली, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात
इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। और कालिदास द्वारा लिखित नाटक में उन नदियों की इस तरह की जो बात चलती है, एक मेघदूत को कहते हैं कि वह नदी तुम्हारी प्रेयसी है, इसलिए उसे प्रेम देते जाना। इसका मतलब कालिदास के समय में भी कालिदास ने भी उन नदियों के सचेतन रूप को पसंद किया था। मतलब नदी भाई एक हम निर्जीव मानते पानी है, लेकिन उसमें भी एक सचेतन, जैसे सोच समझ हो, जैसे जीव हो, उसमें आत्मा हो, इस तरह का रूप माना एक प्रेयसी के रूप में यहाँ पर कालिदास ने अपने नाटक में प्रतिपादित किया उसको। तो उस महाकवि को, उस कालिदास को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल वास्तव में जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। लेकिन यह परिणाम कब मिलेगा? जब वह मैदानी भाग में भी नदी को बहते हुए देखेगा, समतल भागों में, और उसके बाद वह पहाड़ी घाटियों में भी नदियों को बहते हुए देखेगा। तब उसे पता चलेगा कि नदी का देखो पहाड़ी घाटियों में छोटा बचपन का रूप रहता है, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ती है, उस तरह से उनकी युवावस्था आती रहती है, और फिर जाकर वह युवावस्था को पार कर युवावस्था में समुद्र से जाकर हाथ मिला लेती है, समुद्र का हाथ पकड़ थामती है। जुदा 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 मतलब होता है अलग अलग, अलग अलग। एक शब्द है इसमें दरअसल, दरअसल का मतलब होता है वास्तव में। नतीजा, नतीजा का मतलब होता है परिणाम, फल। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। हालांकि काका कालेलकर ने नदियों को क्या कहा? लोक माता कहा है। क्यों कहा होगा काका कालेलकर ने ऐसा? क्योंकि यहाँ लोगों की, सबकी माता कहा है नदियों को। जिस तरह से माँ अपने बच्चों का लालन पालन करती है और पूरा ख्याल रखती है, उसी तरह से नदियाँ भी हमें बच्चों की तरह पालती पोसती है। उनसे हमें पेयजल मिलता है, पीने के लिए पानी मिलता है, और उनके पानी से हम तरह तरह की फसलें, सब्जियां, सब कुछ उगाते हैं, और उनको हम दैनिक जीवन में काम में लेते हैं, उनसे अपना जीवन यापन होता है। इस वजह से हमारा भरण पोषण नदियों की वजह से होता है, इस वजह से उनको लोक माता कहा काका कालेलकर ने। हमें पालती पोसती है नदियां माँ की तरह। किंतु माता बनने से पहले, लेखक का मानना है कि माता बनने से पहले भी तो उसकी कोई न कोई उम्र रही होगी, तो माता बनने से पहले यदि हम उन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है? भाई नदियों का जो स्वरूप है, रूप है, लोगों में जो उनके प्रति जो आदर है वह माँ के रूप में रहता है। नदी को हम माँ के रूप में मानते हैं, लेकिन आज तक किसी ने उनको बेटी के रूप में क्यों नहीं माना? बेटियों के रूप में भी तो देख सकते हैं, एक नई कल्पना लेखक की। और थोड़ा आगे चलिए और सोचे, आगे चलिए मतलब कदमों से चलने की बात नहीं, दिमाग से, कल्पना में थोड़ा और आगे चलिए, आगे सोचिए। इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा? अगर इन्हीं को हम प्रेमिका की भावना से देखें तो भी कैसा रहेगा? मतलब यह भी भावना देखी जा सकती है, उसको बेटी भी माना जा सकता है। माता तो मानते आए ही हैं, बेटी के रूप में भी देख सकते हैं नदियों को, प्रेयसी के रूप में भी, जैसे कालिदास ने प्रेयसी के रूप में प्रदर्शित किया। या ममता का एक और भी धागा है, ममता के भाव का एक और भी धागा है। वह कौन सा सूत्र है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं? और वह सूत्र है बहन का स्थान। कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है? कोई भी ऐसा कोई कवि नहीं हुआ जिसने नदी को बहन का स्थान दिया हो। भाई जो स्त्री रूप में है, अलग अलग उसकी उम्र रही होगी, तो उस उम्र में वह रिश्ते में किसी की बहन भी हो सकती है, तो नदियों को बहन का स्थान भी दिया जा सकता है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी, और कवि लेखक बैठा बैठा सोचता है, उसके मन में भी ऐसी भावना आती है कि इनको लोक माता, माता ही क्यों कहा जाता है? इसके अलावा भी जो स्त्रियों के से संबंधित बहुत सारे रिश्ते होते हैं, उन रिश्तों में भी तो उसको देखा जा सकता है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोरिंग जो तिब्बत की जगह की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, तबीयत नर्म थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया, सतलज नदी का नाम, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में, सतलज नदी के पानी में पैर लटका दिए। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। प्रगतिशील जल जो बहता हुआ जल था, उसने थोड़ी ही देर में क्या असर डाला, क्या प्रभाव डाला? तन और मन
ताजा हो गया, तन और मन दुरुस्त हो गया, ताजा हो गया। जो पहले थोड़ी सी तबीयत नर्म लग रही थी, मन उदास लग रहा था, खिन्न लग रहा था, अब मन ताजा हो गया, स्फूर्तिमान हो गया। तो लगा मैं गुनगुनाने लगा। क्या गुनगुनाने लगा? अब देखो रिलेशन भी, रिश्ता भी क्या स्थापित किया? जय हो सतलज बहन तुम्हारी। सतलज नदी है, नदी को माँ के रूप में माना जाता है अपने समाज में, लेकिन यहाँ कवि ने एक नई कल्पना प्रकट की है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। तुम्हारी लीला अपरंपार है, आश्चर्यजनक है बहन, है सतलज नदी। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। कि मेरा मन जिस पर नशा छाया हुआ था उसकी खुमारी हट गई है और प्रसन्न हो गया। मुदित मतलब प्रसन्न। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, मैं तुम पर न्यौछावर हूं क्योंकि मेरे मन को तूने प्रसन्न कर दिया। जिस तरह से बहनों के साथ में हम घर पर खेलते कूदते हैं, हंसी मजाक करते हैं और हमारा मन प्रफुल्लित रहता है, प्रसन्न रहता है, तो उस तरह से सतलज नदी के किनारे बैठने से, जैसे कि बहन से बातचीत हो रही हो, इस तरह से उनका मन प्रसन्न हो गया कवि का। तुम बेटी यह बाप हिमालय, और फिर कहते हैं कवि कि ये हिमालय आपका पिता है और आप उसकी बेटी हो। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, और हिमालय चिंतित है। किस बात को लेकर चिंतित है? कि बेटी जो उससे रिश्ता, उसे छोड़कर आज अपने पति के साथ जा रही है, पति की तरफ जा रही है, लेकिन चुपचाप है, क्योंकि यह परंपरा है, परंपरा का निर्वहन करना ही होगा, तो इसलिए चुपचाप भी है। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, और इस प्रकृति जो एक नटी है, लीला भी है, माया भी है, तो इस नटी के पट पर चित्रित है, इसके जैसे कोई सामने फिल्म सी चल रही हो, एक पर्दे पर कुछ दृश्य चल रहे हो, इस तरह से प्रकृति के चित्रपट पर एक हिमालय भी अद्भुत अनुपम छाप है, जिसकी कोई उपमा नहीं की जा सकती, जिसकी सुंदरता के समान कोई दूसरा सुंदर न हो बताने के लिए। तो ऐसी अनुपम अद्भुत छाप हिमालय है, विचित्र छाप है हिमालय। हिमालय इतना सुंदर है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, है सतलज बहन तुम्हारी जय हो। तो नागार्जुन द्वारा, लेखक नागार्जुन द्वारा लिखा हुआ ये निबंध, और नदियों से संबंधित ये निबंध था। नदियों को माँ के अलावा भी हम कई रिश्तों में देख सकते हैं, उनके प्रति हमारी आस्था, हमारा विश्वास जागे, इसके लिए उन्होंने ये निबंध लिखा। उनकी महत्ता क्या है हमारे जीवन में, उसे बताने के लिए, उनके प्रति आदर भाव जगाने के लिए लिखा हुआ निबंध। दूसरा प्रश्न आपने किया था इसका। अब देखिए पहला प्रश्न, नदियों को माँ मानने की परंपरा यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं, यह बात आपको लिखनी। किन किन रूपों में देखने की बात की, अंतिम जो हमने पढ़ा था ना गद्यांश, इसमें देखा हमने। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है, यह भी मैंने वीडियो में समझाया कि लोकमाता क्यों कहा है। देखना इस गद्यांश को पढ़ते समय जो समझाया, अंतिम गद्यांश को। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है, हिमालय की यात्रा के समय लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है, यह बात भी आपने इस निबंध के माध्यम से पढ़ी। दूसरा प्रश्न आपका पहले किया हुआ है, पहला, तीसरा और चौथा आज के लिए इनके जो उत्तर है वे आपको अपनी मुख्य नोटबुक में, मुख्य उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। आज के लिए बस इतना ही।